फिफ्थ फेज का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। आज 49 सीटों पर वोटिंग हुई है। 2019 में इन 49 सीटों में एनडीए ने 41 सीटें जीती थी और बीजेपी के पास 32 सीटें आई थी। इस बार क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब तक 429 सीटों पर चुनाव हो चुका है और अगर हम 2019 से इसका कंपैरिजन करें तो 2019 में बीजेपी और एनडीए अलायंस को अब तक 237 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी थी इन 429 सीटों में। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह बात चौथे फेज के बाद कही थी कि हमने चौथे चरण की समाप्ति के साथ ही 272 सीटें जीत ली हैं, लेकिन वो एक तरीके का इलेक्शन कैंपेन का पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से केरल और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में उस समय तक इलेक्शन कंप्लीट हुआ था, क्या बीजेपी वहां भी एक ऐसा परफॉर्मेंस देने जा रही थी कि क्लीन स्वीप था, क्योंकि तभी ऐसा संभव हो सकता है। क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो चौथे चरण तक बीजेपी अलायंस ने 196 सीटों को ही जीता था, लेकिन अब पांचवें चरण के बाद स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है। सिचुएशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल है, बीजेपी का रथ कहां फंस गया है, किस तरीके का भंवर है और ये भंवर किन किन स्टेट में है, वो स्विंग स्टेट कौन कौन से हैं, हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में आज 13 सीटों पर चुनाव हुआ। इसी के साथ 5 चरणों की वोटिंग के बाद महाराष्ट्र में आज चुनाव समाप्त हो गया है। महाराष्ट्र की जो 48 सीटों पर चुनाव हुआ, अगर हम 2019 और 2014 की बात करें तो 2019 और 14 दोनों में 41 सीट जो है बीजेपी अलायंस ने शिवसेना के साथ जीती थी। लेकिन इस बार की हवा वहां की बदली हुई है, उद्धव ठाकरे की आंधी चल रही है और किसी भी स्थिति में बीजेपी 41 सीटें वहां पर जीतने के लिए, या उसका अलायंस जो कि शिंदे गुट के साथ है, अजीत पवार का जो एनसीपी का गुट है वो नहीं है, और बीजेपी 10 से 12 सीटें भी अगर जीत जाए तो एक बड़ी बात होगी, वहां 30 सीटों का डेंट लगने जा रहा है। इसी तरीके से अगर कर्नाटक की बात की जाए तो थर्ड फेज फोर्थ फेज के बाद वहां पर भी इलेक्शन जो है कंप्लीट हो गया और कर्नाटक में भी लगभग 15 सीटें बीजेपी लूज कर रही है। 2019 में वहां पर कर्नाटक में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। इस तरीके से अगर हम 30 और 15 को जोड़ें तो 45 सीटें, और राजस्थान में भी 4 से 5 सीटें बहुत ही क्लोज फाइट है और जिसकी इंडिया अलायंस की जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ये 50 सीटें फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। यूपी में आज के चरणों को शामिल किया जाए तो अब तक 52 सीटों पर जो है चुनाव हो चुका है, लेकिन हम यूपी को कंसीडर अभी अकाउंट में नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अब तक का जो 5 चरण हुआ है बीजेपी ठीक वैसे ही परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है यूपी में, जैसा उसने 2019 में किया था, और 64 सीटें अपने अलायंस के साथ वो जीत जाएगी। एक अनुमान के तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये मान भी लिया जाए कि यूपी में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक 2019 की परफॉर्मेंस को रिपीट कर रही है, उसके बाद भी बीजेपी का रथ कहां फंस गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये 50 सीटें, अगर हम 237 सीटें जिन पर 2019 में इन 429 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां पर अगर ये 50 सीटें कम हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी अब तक 180 सीटें जीती हैं और अभी यूपी में 28 सीटों पर चुनाव होना है। कुल 114 सीटें अभी बाकी हैं जिनमें छठे और सातवें चरण में वोटिंग होनी है। क्या इन 114 सीटों पर बीजेपी लगभग 100 सीटें जीतने जा रही है? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ये 100 सीटें बीजेपी जीतेगी तब जाके बीजेपी 280 होगी। अगर आप इसे 92 सीट में कन्वर्ट कर दें तो 272 का मामला बनता है। क्या 114 सीटों में बीजेपी 92 सीट जीत सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का समाधान बीजेपी खोज रही होगी। निश्चित रूप से उनके पास इस तरीके के डाटा होंगे कि 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तो सरकार के सामने किस तरीके की चुनौतियां होंगी और बीजेपी की फॉर्मेशन जो सरकार की होनी है वो किस तरीके से होगी, क्योंकि अब पूरा ग्राउंड क्लियर हो गया है। एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि दलित वोटर में संविधान को लेकर जो संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिविटी है, वो गांव-गांव तक पहुंची है। दलितों ने थोक भाव में वोट कांग्रेस अलायंस को किए हैं या इंडिया अलायंस को किए हैं। यूपी में भी दलित वोटर जो है वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। हालांकि 2019 में एक बहुत बड़ा चंग लगभग 40-45% जो है दलितों का गैर जाटव वोट जो था, और उसने जो है बीजेपी को वोट किया था और जाटव वोट भी उसके पक्ष में आया था। पिछड़ों का लगभग
58% वोट जो है बीजेपी को मिला था गैर यादव वोट में, और यादवों ने भी वोट बीजेपी के लिए किया था। लेकिन इस बार सिचुएशन बदल गई है और मुसलमानों के वोट में डिवाइड नहीं है, एक तरफा वोटिंग मुसलमानों की इंडिया अलायंस के फेवर में हो रही है। ये जो पूरी सिचुएशन है ये स्पष्ट कर रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है, क्योंकि ये जो 50 सीटों का नुकसान लगभग कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो हो गया है उसकी भरपाई अब कहीं से होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। और अगर ये छठे और सातवें चरण की बात की जाए जिसमें अब 114 सीटों पर चुनाव होना है, क्या इन 114 में 92 सीटें बीजेपी जीत पाएगी? क्या 100 सीटें जीत पाएगी? और अगर ऐसा बीजेपी नहीं कर पा रही है तो ये जो 50 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े पर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में बात फिर वही घूम करके आती है, क्या इंडिया अलायंस के कुछ घटक बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और एक एनडीए की सरकार बनेगी? क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा? लेकिन ऐसी स्थिति में क्या नरेंद्र मोदी उस सरकार का नेतृत्व करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए क्या कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी के साथ जुड़ना चाहेगा? क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के साथ घटनाएं घटी हैं या अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जिस तरीके से बीजेपी में लाया गया है, जिस पर बीजेपी पर आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी की क्रेडिबिलिटी पे खड़ा करता है। किसी भी इंडिया के नए अलायंस में एक्सपेंशन को क्वेश्चन मार्क देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी, जो छोटी पार्टियां हैं जिनके 2, 4, 5, 10 सांसद होंगे, वो बीजेपी के साथ सरकार का फॉर्मेशन करें और कहीं बाद में वो सांसद बीजेपी में अपने को मर्ज न कर लें, क्योंकि उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट होगा। ऐसी स्थिति में कौन बीजेपी के साथ जुड़ेगा ये भी समय बताएगा। हालांकि अभी की जो सिचुएशन है, अगर इन 5 चरणों के एनालिसिस करें तो इन 5 चरणों में एक बात बहुत स्पष्ट आ रही है कि 2019 के अगर हम पैटर्न को फॉलो करें, अगर उसको आधार बना करके चलें, तो बीजेपी को अब तक 237 सीटें जीतनी चाहिए थी इन 429 सीटों में। लेकिन बीजेपी को लगभग 50 सीटों का नुकसान दिखाई पड़ रहा है, जो कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका लगा है। 30 से 35 सीटों का झटका वहां दिखाई पड़ रहा है। कर्नाटक में 15 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान में है, और यूपी की तो हमने अभी बात ही नहीं करी है। अगर यूपी में भी बीजेपी की सीटें घट रही हैं, अगर यूपी में बीजेपी 50 सीटों से कम आ रही है जैसा कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार 230-35 तक सिमट के रह जाएगी और फिर नरेंद्र मोदी या एनडीए की सरकार बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। हालांकि ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज भी राजनीति में असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। संभावनाएं हमेशा राजनीति में रहती हैं और संभावनाएं ही राजनीति को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन एक परसेप्शन के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि बीजेपी के लिए आने वाला समय टफ काफ़ी हो गया है, क्योंकि आज की वोटिंग के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचा है। यूपी की भी रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं आई है, बंगाल में भी बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिख रही है, बिहार में सीटें कम हो रही हैं। लेकिन हमने सिर्फ आज के एनालिसिस में कर्नाटक और महाराष्ट्र को बेस बना करके आपके सामने 2019 के डाटा के आधार पर यह बात रखने की कोशिश करी है कि ये घाटा भी बीजेपी पूरा नहीं कर सकती है, और अगर पूरा नहीं कर पाएगी तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल होगा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट के जरिए से अपने विचार रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।